Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। बहुत ही शानदार मनोविज्ञान के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा, लाभ मिलने वाला है साथियों। तो शुरू करते हैं इस शानदार टेस्ट को। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 1 आता है, किशोरावस्था बड़े बल एवं तनाव एवं विरोध की अवस्था है। बल, तनाव और संघर्ष एवं विरोध की अवस्था है, यहाँ पर संघर्ष होना चाहिए। ये किसने कहा? स्किनर, स्टेनले होल, वैलेंटाइन और एडलर। तो साथियों, ये कहने वाले थे स्टेनले होल। आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही है। इन्होंने में ये किशोरावस्था के संबंध में परिभाषा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं मित्रों। बर्ड के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जिसकी शैक्षणिक बुद्धि लब्धि होती है 85 से कम, 80 से कम, 90 से कम और 100 से कम। तो यहाँ पर आपको सिरिल बर्ड के अनुसार बताना है। ठीक है, सिरिल बर्ड इन्होंने कहा था ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है उनको पिछड़ा बालक कहते हैं। मित्रों, आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, 85 से कम वाला। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो जो लक्षण आपको ऐसा लगता है कि ये बुद्धिमान बालक का नहीं है, उस पर क्लिक कीजिएगा। प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? मित्रों, इसका सही आंसर है लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, क्योंकि रटना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है साथियों, क्योंकि अभ्यास के द्वारा तो कोई भी रट सकता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। इसलिए ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं माना जाता है। आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा। बाकी जो प्रथम विकल्प है, दूसरा विकल्प है, चौथा विकल्प है, ये तीनों ही बुद्धिमान बच्चे के लक्षणों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विकल्प 3 सही है इसमें प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन और डॉक्टर मैके। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ऐसा कहने वाले कौन थे? साथियों, इसका सही आंसर देना है और इसका सही आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ के द्वारा ये परिभाषा कही गई है कि सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है मित्रों। अगर आपने दूसरा, तीसरा या चौथा लगाया है तो वो आपका गलत आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो मतलब आपको एक ऐसा विकल्प मिलने वाला है जिसमें आपको ऐसा दिखेगा कि यार ये कोई सीखने का लक्षण नहीं है, तो वो ही आपका सही आंसर रहेगा। पहला विकल्प है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, और सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो यहाँ पर बताइए कि सीखना यहाँ पर क्या नहीं है मित्रों? साथियों, आराम से इसका जवाब दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका प्रथम विकल्प सही है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है। व्यवहार का अध्ययन तो सीखने का कि भाई आखिर बालक सीखा है या नहीं सीखा है ये देखा जाता है, जबकि व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है। व्यवहार का अध्ययन करना सीखना नहीं होता है। बाकी अनादिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, और सीखना कुछ ऐसी चीज़ भी है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। इसलिए आपका प्रथम ही विकल्प सही रहेगा। आपका दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही सीखने के लक्षण है और प्रथम विकल्प सीखने का कोई लक्षण नहीं है साथियों। इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता और तार्किकता। तो जो सृजनात्मक परीक्षण, आप तो नॉर्मली ये क्वेश्चन ले सकते हो, बड़ी इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि सृजनात्मकता के अंतर्गत लचीलापन आता है, मौलिकता आती है, धारा प्रवाहिता आती है, लेकिन तार्किकता
ये तो बुद्धि के अंतर्गत आ जाती है। हालांकि ये सृजनात्मकता का भी तत्व है, लेकिन टोरेंस ने इस तत्व का मापन नहीं किया अपने सृजनात्मक परीक्षण में, इसलिए आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार भाटा उठने लगता है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। उक्त कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, हरलॉक, स्टेनले हॉल और हेडो कमेटी की रिपोर्ट। तो साथियों इसका सही आंसर दीजिए। आपको सिर्फ एक दो शब्द याद रखने थे, ज्वार भाटा किशोरावस्था, इतना ही आपको याद रखना था, और ये रिपोर्ट दी थी हेडो कमेटी ने। आपका जो चौथा विकल्प है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मान सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न 8 देखते हैं। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, बुद्धि, अध्यापक और शिक्षण विधि। तो अधिगम का मुख्य चालक किसे कहा जाता है? बताइए राइट आंसर। अभिप्रेरणा को, बुद्धि को, अध्यापक को या शिक्षण विधि को? तो मित्रों अधिगम का मुख्य चालक कहा जाता है अभिप्रेरणा को। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि अभिप्रेरित, देखिए अभिप्रेरित जो व्यक्ति होता है वो अधिगम बहुत ही जल्द कर पाता है, इसलिए इसको मुख्य चालक कहते हैं। प्रथम विकल्प सही है, स्किनर ने इसे सीखने का राजमार्ग भी कहा है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? कोहलर, स्किनर, हेल और टर्मन। तो देखिए अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की जो योग्यता है उसे बुद्धि कहा जाता है, ऐसा कहने वाले थे हेल। आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। कोहलर, स्किनर ये दो तो बिल्कुल ऐसे ही गलत हो जाते हैं, बाकी टर्मन आप लगा सकते थे, लेकिन टर्मन गलत विकल्प है, ओनली तीसरा ही विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 10 में तो 10वां प्रश्न है। मॉर्गन व मुर्रे ने किस प्रणाली का प्रयोग किया था? क्रिया परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और मनोविश्लेषण परीक्षण। तो मित्रों मॉर्गन व मुर्रे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है साथियों। ठीक है, 10वें प्रश्न में तीसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। मित्रों 11वां प्रश्न है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष और 4 से 14 वर्ष। तो साथियों स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण यहाँ पर आपके 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। आपका जो विकल्प नंबर 2 है इसमें वो बिल्कुल सही है। मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। क्रम निर्धारण का संबंध होता है मध्यम श्रेणी, रेटिंग स्केल, निम्न श्रेणी और औसत श्रेणी। तो क्रम निर्धारण का संबंध होता है यहाँ पर आपके रेटिंग स्केल से। किससे होता है? रेटिंग स्केल का आपने नाम सुना होगा जिसमें क्रम निर्धारण किया जाता है। आपका विकल्प नंबर 2 इसमें सही है प्रश्न नंबर 12 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 11 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनशीलता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है। यह उदाहरण है अंतः वैयक्तिक विभिन्नता का, मापनीय वैयक्तिक भिन्नता का, अवलोकनीय वैयक्तिक भिन्नता का और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का। तो यहाँ पर देखिए जो बालक है वो बुद्धि में तो औसत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च है, सृजनशीलता में निम्न है, सामाजिक विकास में वो औसत है। तो ये कहलाता है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। जो अलग अलग व्यक्तियों में जो भिन्नता होती है उसको ही अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न 14 पे चलते हैं साथियों। बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव आपको यहाँ पर करना है। प्रथम विकल्प है विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। दूसरा विकल्प है विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। तीसरा विकल्प है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है।
और चौथा विकल्प है विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है। तो सत्य कथन का चयन कीजिए मित्रों इसमें। साथियों इसका राइट आंसर है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये कथन सत्य है, क्योंकि सतत प्रक्रिया भी है विकास, इसलिए ये गलत हो गया। और बालक बालिकाओं में एक समान थोड़ी होता है, बालक बालिकाओं में अंतर होता है विकास का। आपने देखा होगा कि जो प्रारंभ में बालकों का विकास ज़्यादा होता है, फिर बालिकाओं का विकास और बालकों का विकास रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में बालिकाओं का विकास पहले होता है और बालकों का विकास बाद में होता है। एक हम उम्र के जो साथी है, एक उम्र के जो बच्चे होते हैं, एक लड़की है जिसकी उम्र 13 साल है और एक लड़का है जिसकी उम्र भी 13 साल है, लेकिन आपने देखा होगा वो लड़की बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है उससे, तो वो वृद्धि है। लेकिन वृद्धि किसके अंतर्गत आती है? विकास के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए आपका ये कथन भी गलत हो जाता है कि बालक और बालिकाओं में विकास की गति एक समान होती है। और विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम नहीं है, बल्कि ये वातावरण का भी परिणाम है, इसलिए ये कथन भी आपका गलत हो जाता है। ओनली तीसरा ही विकल्प कैसे सही है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। पहले बालक में सामान्य गुण विकसित होते हैं, फिर उसमें विशिष्टता आती जाती है। जैसे पहले बालक किसी हाथ को चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों का प्रयोग करना भी वो सीख जाता है। तो ये क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस प्रश्न को समझने में हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 चलते हैं मित्रों। 15वां प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड बिने, लेवेटर और विलियम स्टर्न। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? आपका राइट आंसर है अल्फ्रेड बिने के द्वारा बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किया गया था, इसलिए अल्फ्रेड बिने को जो परीक्षण है उनके जन्मदाता कहा जाता है। विकल्प 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? ये प्रश्न भी बड़ा कंफ्यूजन है, जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा। जो विशेषता अभिवृत्ति की नहीं है वो बताइए। अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है और अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती है, यह परिवर्तनीय है। तो जो विशेषता अभिवृत्ति की नहीं है उसको बताइए आप। साथियों देखिए, प्रथम विकल्प तो सही बात है कि अभिवृत्ति व्यवहार और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, तो ये तो विशेषता अभिवृत्ति की है। दूसरा है कि अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है, तो ये बात भी सही है। तो अब आपके पास 2 विकल्प बचे, तीसरा और चौथा। इनमें से आपको एक राइट आंसर का चयन करना है। मित्रों, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, ठीक है, जन्मजात नहीं होती है, ये गलत चीज़ है। ये अभिवृत्ति बाद में विकसित होती है, बल्कि अभिरुचि, ठीक है, अभिरुचि होती है, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, लेकिन अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है। इसलिए आपका ये कथन गलत है और आपको ये देखना था नहीं है। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? आकांक्षा, निद्रा, भूख और प्यास। तो जन्मजात नहीं है, कौन सा जन्मजात नहीं है? मित्रों, निद्रा, भूख, प्यास ये जन्मजात है और आकांक्षा अर्जित है, ये जन्मजात नहीं है। इसलिए आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। बेलक के व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा गया था? 3 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 0 से 5 वर्ष और 2 से 5 वर्ष। तो साथियों, जो बालकों के लिए प्रसंग बोध परीक्षण इन्होंने बनाया था वो था 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 19 और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ, ढालना और उत्तेजना। तो देखिए, कौन सा यहाँ पर क्लासिकल अनुबंधन का सीधा सा क्या मतलब है? जो प्राचीन अनुबंधन है उसकी बात की जा रही है। तो वहाँ पर विलोपन भी है, वहाँ पर स्वतः पुनर्लाभ भी है और वहाँ पर उत्तेजना भी है, जिसको उद्दीपक भी कहा जाता है, लेकिन उसमें ढालना ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई गई है। तो आपका तीसरा विकल्प ही यहाँ सही रहेगा, क्योंकि जो नहीं है उसको आपको बताना था। विकल्प 3 आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं साथियों। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से
निम्न में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा नहीं दी गई है? तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने जो बात नहीं बताई है उसको देखिएगा। पहला विकल्प है अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। दूसरा है सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। तीसरा है अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। और चौथा है अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत होती है। तो साथियों देखिए, जो गेस्टाल्टवादियों ने नहीं बताया है वो है अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ऐसा इन्होंने नहीं बताया है। आपका चौथा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक भी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति होना चाहिए और अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, ये तो इन्होंने बताया है। लेकिन प्रक्रिया यंत्रवत होती है ऐसा इन्होंने नहीं बताया है। तो कमेंट करके जाए साथियों कितने प्रश्न सही हुए हैं। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो वो भी कमेंट करके जाए, और साथ में ये भी बताएं कि टेस्ट आपको कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।